कभी सोचा है मरने के बाद वापस जिंदा होना कैसा होगा? लेकिन अगर ये जिंदगी एक डरावना सपना बन जाए। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी खतरनाक दुनिया में जहाँ मौत सिर्फ एक शुरुआत है। ये है एमेसिस ब्लू, 2023 की एक डरावनी फिल्म जो आपका दिमाग हिला देगी। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना, इस स्टोरी में जो दिखता है वो सच नहीं भी हो सकता है। फिल्म की शुरुआत होती है कुछ डरावने टेस्ट वीडियोस से। एक मशीन दिखाई जाती है जिसका नाम है रिस्पॉन मशीन। यह मशीन लोगों को मरने के बाद वापस जिंदा कर सकती है, लेकिन हर टेस्ट में कुछ भयानक चीजें होती हैं। 31 अक्टूबर 1968 हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रिट्ज लुडविग। वो एक डॉक्टर है जो ब्लू नाम की कंपनी के लिए काम करता है। ब्लू मतलब बिल्डर्स लीग यूनाइटेड। ये एक मर्सिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। रात को फ्रिट्ज अपने ऑफिस में सो रहा होता है। उससे एक डरावना सपना आता है। सपने में एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो पूरा ब्लैक कपड़े पहने हुए है और उसके चेहरे पे ब्लैक डॉक्टर का मास्क है। जैसे ही वो आदमी फ्रिट्ज के पास आता है, फ्रिट्ज अचानक जाग जाता है। उससे जगाया है जेरेमी ने। जेरेमी उस कंपनी का स्काउट है जो अपने चेकअप के लिए आया है। पीछे टीवी में न्यूज चल रहा है। न्यूज में बताया जा रहा है कि जूल्स आर्किबेल्ट को किडनैप कर लिया गया है। आर्किबेल्ट ब्लू कंपनी का बड़ा ऑफिसर है। जेरेमी फ्रिट्ज को बताता है कि उससे भी आजकल डरावने सपने आ रहे हैं। उससे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। फ्रिट्ज उससे मेडिसिन देता है और कहता है तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, ये मेडिसिन ले लो, सब ठीक हो जाएगा। जेरेमी को कंपनी से रिसेंटली निकाल दिया गया है। वो गुस्से में फ्रिट्ज को चेतावनी देता है, ब्लू तुम्हें यूज करेगी और फिर फेंक देगी, संभल कर रहना। जब दोनों ऑफिसर बाहर जा रहे होते हैं, फ्रिट्ज की वीडियो कैसेट्स का एक बॉक्स गिर जाता है। जेरेमी चुपके एक कैसेट्स अपने साथ ले जाता है। उस वक्त एक और आदमी जेन डो अपनी गाड़ी में बैठता है। जेन उस कंपनी का सोल्जर है। तभी जैक्यूज मॉर्नियो आता है। मॉर्नियो पहले स्पाई था, लेकिन अब वो डिटेक्टिव बन गया है। वो आर्किबेल्ट की किडनैपिंग की जांच कर रहा है। मॉर्नियो जेन को कहता है कि गाड़ी में बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। पास की एक गली में मॉर्नियो का सामना होता है रेड कंपनी की एक बड़े आदमी से। रेड मतलब रिलायबल एक्सकेवेशन डेमोलिशन। ये ब्लू कंपनी की राइवल है। उस आदमी ने एक ब्रीफ केस पकड़ा हुआ है। जब मॉर्नियो उससे आर्किबेल्ट के बारे में पूछता है, वो मॉर्नियो पे हमला कर देता है। जेन आवाज सुनकर गली में आता है और उस बड़ी आदमी को गोली मार देता है। लेकिन तभी अचानक वो आदमी आता है जो फ्रिट्ज के सपने में था, ब्लैक डॉक्टर मास्क वाला। वो मॉर्नियो को बेहोश कर देता है और ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। कुछ तो बड़ा राज चल रहा है। फ्रिट्ज जेरेमी को उसके घर छोड़ रहा है। रास्ते में जेरेमी पूछा है कि रिस्पॉन मशीन के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं उनके बारे में। जेरेमी ने पहले भी एक एक्सीडेंट देखा था उस मशीन का। फ्रिट्ज अनकंफर्टेबल होकर कहता है मशीन कभी कभी सही से काम नहीं करती। जो आखिरी एक्सीडेंट मैंने देखा वो इतना डरावना था कि मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। फ्रिट्ज जाने लगता है, लेकिन फिर वो वापस जेरेमी के घर जाता है। दरवाजा खुला है। अंदर का नजारा भयानक था। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। जेरेमी कहीं नहीं दिख रहा और फिर फ्रिट्ज कुछ ऐसा देखता है जो उसे हिला देता है। जेरेमी की माँ का सर काट कर अलग पड़ा है। दीवार पे खून से एक लेटर एम लिखा हुआ है। फ्रिट्ज ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। फ्रिट्ज अपने ऑफिस में होश में आता है। उसके हाथों पे खून लगा हुआ है। कोई दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर डाल देता है। लिफाफा में एक पिक्चर है और जेरेमी की चुपके से खींची गई फोटोज है। फोन बजता है। फ्रिट्ज फोन उठाता है और हैरान रह जाता है। फोन में वही बातचीत चल रही है जो उसने और जेरेमी ने ऑफिस में की थी। ऊपर देखता है तो दीवार पे लिखा है कॉनेगर स्लॉटर हाउस। सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं मॉर्नियो और जेन जांच कर रहा है। एक जख्मी पुलिस वाला बताता है कि क्रिमिनल एम्बुलेंस में भाग गया। दोनों फ्रिट्ज के ऑफिस में जाते हैं। उस वक्त फ्रिट्ज कॉनेगर स्लॉटर हाउस नाम की जगह पे पहुंच चुका है। जैसे ही वो पुल के ऊपर से पुल क्रॉस कर रहा है, पुल उसके पीछे टूट जाता है। अब वो वहाँ फंस गया है। जेन फ्रिट्ज के ऑफिस में फोन उठाता है। फ्रिट्ज के रिकॉर्डेड आवाजें पहुंचती है, तुम कौन हो? जेन सोचता है ये असली फ्रीज है और उसे धमकी देता है। फ्रिट्ज उस जगह के अंदर घुस जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और एक बहुत बड़ा आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है।
फ्रिट्ज किसी तरह नीचे बेसमेंट में भाग जाता है। बेसमेंट में एक जंजीर से बांधे संदूक से आवाज आ रही है। फ्रिट्ज उस लिफाफे वाली चाबी से संदूक खोलता है। उसे खोलते ही अंदर जेरेमी मिला। वो बांधा हुआ है। फ्रिट्ज जैसे ही उसे खोलता है, जेरेमी अचानक उसको हमला कर देता है। वो फ्रिट्ज से लड़ाई करता है। जेरेमी भागता है तो एक मशीन गन उसे गोली मार देती है। ये गन मैनर्ड कोनेगर ने लगाई थी। मैनर्ड और उसका भाई जेड इस जगह के ऑनर्स है। जेड जेरेमी को पकड़कर ले जाता है उसे तरपाने के लिए। मॉर्निंग और जेन बाहर पहुंच जाते हैं। जेन रॉकेट लॉन्चर से पूल पार करना चाहते हैं। गलती से उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जब गोली चलती है, जेन मॉर्निंग को पकड़कर पानी में कूद जाता है। बेसमेंट में फ्रिट्ज मैनर्ड का इक्विपमेंट चोरी करने की कोशिश कर रहा है। फोन बजता है। मैनर्ड फोन उठाता है। एक अनजान आवाज कहती है, डस्ट बॉल खत्म हो गया, ब्रीफकेस को सेफ रखो। फ्रिट्ज मैनर्ड का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनर्ड ज्यादा ताकतवर है। वो फ्रिट्ज को बंदूक से गोली मार देता है। लेकिन फिर एक अजीब चीज होती है। फ्रिट्ज वापस जिंदा हो जाता है। उसकी चोट अपने आप ठीक हो जाती है। उसकी चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। फ्रिट्ज एक बोतल मैनर्ड पे तोड़ता है, फिर टूटी बोतल से उस पे वार करता है और आखिर में पियानो के कवर से उसको मार देता है। जब जेड आवाज सुनकर आता है, फ्रिट्ज उसे भी गोली मार देता है। मरते वक्त जेड कहता है, मैं तुम्हें पकड़ लेता। इसके बाद फ्रिट्ज ब्रीफकेस उठा लेता है। फिर से हमारा सीन चेंज हो जाता है। दीवार में जेन और मॉर्निंग की लड़ाई हो रही है। अचानक आवाज आती है। जेन जांच करने जाता है। रेड कंपनी का स्नाइपर उसे गोली मार देता है। जेन अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच जाता है। फिर रॉकेट से स्नाइपर पे हमला करता है। तभी एक और आदमी आता है जो सफेद मास्क पहने हुआ है और आग फेंकने वाला हथियार पकड़ा हुआ है। वो जेन से उसका हथियार छीन लेता है। मॉर्निंग बीच में आता है, लेकिन मास्क वाला आदमी उसकी टांग में गोली मार देता है। जेन मॉर्निंग को छोड़कर भाग जाता है। इमरजेंसी के दरवाजा बंद हो जाता है। जेन को एक भयानक दिखाई देने वाला आदमी दिखता है। वो पहले एक नॉर्मल स्काउट था, लेकिन अब उसका शरीर बिगड़ गया है और वो इंसान जैसे कम, जानवर जैसे ज्यादा दिखता है। जेन एक लोहे की रोड से दरवाजा तोड़ता है। आगे एक हाथ वाला आदमी बार के पीछे फंसा है। वो जेन को बताता है कि ऊपर हथियार है, लेकिन जेन को एक चौंकाने वाली बात समझ आती है। वो दो लोग जिन्हें उसने पहले बात करते देखा था, वो जेन और ये एक हाथ वाला आदमी ही थे। कुछ तो अजीब टाइम का चक्कर चल रहा है। जेन उसे आजाद करता है। वो बिगड़ा हुआ आदमी उनका पीछा करता है। जेन लोहे की रोड उस बिगड़े हुए आदमी के सर में घुसा देती है। ऊपर वाले कमरे में मरे हुए रेड कंपनी की फाइटर्स की बॉडीज पड़ी है। जैसे ही वो हथियार उठाता है, वो बॉडी जिंदा होकर उन पे हमला करती है। मरी हुई बॉडीज। वो किसी तरह उन्हें मार पाते हैं। फ्रिट्ज बेसमेंट में जेरेमी की बुरी तरह काटे हुए शरीर के टुकड़े ढूंढते हैं। वो उन्हें वापस संदूक में रख देता है। तब एक मरा हुआ डॉक्टर उसको हमला करता है। फ्रिट्ज किसी तरह उसे बिजली का झटका देता है। इसके बाद वो एक ऑफिस में वीडियो देखता है। वीडियो में एक डॉक्टर एक मरे हुए बड़ी आदमी को जिंदा कर रहा है, लेकिन वो आदमी पागल होकर डॉक्टर को मार देता है। ये मरा हुआ बड़ी आदमी अब फ्रिट्ज का पीछा कर रहा है। इसके बाद जेन और वो एक हाथ वाला आदमी एक मूर्ति के नीचे दब जाते हैं। फ्रिट्ज उस बड़े आदमी का ध्यान भटकाता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। तीनों एलिवेटर में घुस जाते हैं और नीचे जाते हैं। सीन चेंज होता है। एक पुरानी याद दिखाई जाती है। आर्कीबिल्ड ने मॉर्निंग को कुछ फाइटर्स को मारने का ऑर्डर दिया था, और वो भी प्रमोशन के बदले। आज मॉर्निंग उस मास्क वाले आदमी के पास बांधा हुआ है। वो आदमी अपना मास्क उतारता है। वो देखता है कि उसका चेहरा जल गया है और बिगड़ गया है। नीचे जेल में जेन को एक सेल में आर्कीबिल्ड जिंदा मिलता है, मतलब किडनैपिंग झूठी थी। तभी वो एक हाथ वाला आदमी और आर्कीबिल्ड अचानक गायब हो जाते हैं। वो आदमी एक बार में पहुंच जाता है जहां डेल कोनेगर बटतिंडर है। ये मैनर्ड और जेड का भाई है। डेल कहता है, एक बार जब मैं उस मशीन से वापस आया, मैंने अपने मरे हुए ग्रैंडफादर से बात की।
वहाँ ऐसा लगता है जैसे हमेशा का समय हो। फ्रिट्ज रेस्पॉन्ड मशीन का कंट्रोल पैनल ढूंढता है। वो खराब डाटा के साथ किसी को वापस लाने की कोशिश करता है। उससे उम्मीद है कि ये जेरेमी है। प्रोसेस शुरू होता है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आखिरी समय में एरर हो जाता है। मशीन कुछ अजीब सा बना देती है। एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है और जब दरवाजा खोलता है, सिर्फ खून और शरीर के टुकड़ों का पानी सा बाहर आता है, एक पूरा डरावना मंजर जैसा। जेन एक कमरे में एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता है आर्कीबेल्ड और ब्लूटर्च की। ब्लूटर्च ब्लू कंपनी का ओनर है। आर्कीबेल्ड बताता है कि उन्हें 10 लोग मिले जो मशीन के लिए सही है। कॉल के दौरान एक आदमी खुद को मार देता है। फिर आर्कीबेल्ड रेडमोंड को कॉल करता है। ये ब्लूटर्च का ट्विन ब्रदर है और रेड कंपनी का ओनर भी है। तब आर्कीबेल्ड उससे मशीन के बारे में बताता है। साजिश दोनों कंपनी में चल रहा है। तब वो बिगड़ा हुआ स्नाइपर जेन पे हमला करता है। तब मास्क वाले आदमी की जगह पे मॉर्नियो खुद को आजाद करता है और उसे गोली मार देता है। गलती से आग लग जाती है। तब मॉर्नियो उस आग पे खुद जल जाता है और नाले में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रिट्ज को। फ्रिट्ज खुद उस रिस्पॉन मशीन के अंदर जाता है। तब वो खुद को जेरेमी के घर पे पाता है, एक दिखावा जैसा। वो अपने पुराने आप को और जेरेमी को चेकअप वाले सीन में देखता है। दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। वीडियो कैसेट्स गिरते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। फिर वो खुद को जेरेमी की माँ की मरी हुई बॉडीज के पास खड़ा देखता है। क्या फ्रिट्ज ही किलर है? वो जलता हुआ मास्क वाला आदमी तब उसके पास आता है। फ्रिट्ज चर्च में भाग जाता है। इसके बाद जेन एक लैब में अपने खुद का डुप्लीकेट्स बॉडी देखता है। उस एक हाथ वाले आदमी की फ्रोजन बॉडी भी है। तब वो बड़ा मरा हुआ आदमी अंदर आता है। जेन बॉम्ब छोड़कर भाग जाता है और बड़ा सा एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद वो बिगड़ा हुआ आदमी स्नाइपर रॉकेट लॉन्चर से उस पे हमला करता है। चर्च में ब्लास्ट होता है। फ्रिट्ज उस मास्क वाले आदमी को गोली मारता है। फिर उसकी कुल्हाड़ी लेकर उसका सर काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्कीबेल्ड फोन पे बात कर रहा है। वो बताता है कि उसने अपनी किडनैपिंग झूठी करवाई थी और वो भी रिस्पॉन्ड मशीन के इल्जामों से बचने के लिए। लेकिन दाग वाला मॉर्नियो उसके सामने आ जाता है। आर्कीबेल्ड माफी मांगता है लेकिन मॉर्नियो उसे गोली मार देता है। तब जेन एक कमरे में फोटोज देखता है जिसमें आर्कीबेल्ड जेन को मार देता है। वो बिगड़ा हुआ स्नाइपर जेन को मारने वाला है कि फ्रिट्ज आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो स्नाइपर चुपचाप अपनी मौत स्वीकार करता है। तब जेन उसे खत्म कर देता है। इसके बाद मॉर्नियो आ जाता है वहां पर और उस दोनों को पकड़ लेता है। के बाद वो एक कमरे में उसे ले जाता है और उन तीनों को एक डरावनी खेल खेलने को मजबूर करता है। वहां पर जेन और मॉर्नियो बच जाते हैं लेकिन फ्रिट्ज खुद को गोली मार देता है। वहां से जेन भाग जाता है। के बाद हम देखते हैं एक गड्ढे में मरी हुई बॉडीज पड़ी है। एक ट्रक बॉडीज उठा रहा है। जेन ट्रक में कूद जाता है। तब वो ट्रक गिर जाता है। वहां पर एक टूटा हुआ पुल है। वहां से जेन रॉकेट से पार करने वाला है कि वो बड़ा मरा हुआ आदमी हमला कर देता है। जेन रॉकेट यूज करके खुद को दूसरी तरफ फेंक देता है। कोई जेन को पीछे से गोली मारता है लेकिन उसकी बोतल गोली रोक देती है। जेन नाले से बाहर निकलता है और एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाई देती है। वो देखता है कि वो खुद गाड़ी में बैठा है। जेन खुद ही वो रहस्य वाली आदमी था शुरुआत से ही। तभी वो गाड़ी फट जाती है। जेन अचानक उस जगह के बाहर है जो अब आग में है। उसके बाद भी वो बिगड़ा हुआ बड़ा आदमी उसका पीछा कर रहा है लेकिन गिरते हुए एक पत्थर उसे मार देता है। कुछ समय बाद एक गवर्नमेंट एजेंट जेन से बोलता है, जो तुम्हें इस जगह में देखा किसी को मत बताना। जेन भी वो मान जाता है। हम मूवी के लास्ट पार्ट में आ गए तो अब सारे ट्विस्ट खोलना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं आर्कीबेल्ड का फ्यूनरल हो रहा है। ब्लूटर्च और रेडमोंड दोनों भाई फ्यूनरल में आते हैं। ब्लूटर्च ब्लू कंपनी का ओनर है और रेडमोंड रेड कंपनी का ओनर, जो मैं पहले ही बता दी थी। दोनों ट्विंस है लेकिन राइवल कंपनीज चलाते हैं। यहाँ पर मॉर्नियो सफेद मास्क और आवाज बदलने वाला मशीन पहने हुए है। वो झूठ बोलता है कि आर्कीबेल्ड बचने की कोशिश में मरा। जब जेन को स्टेटमेंट देने बुलाया जाता है वो हंसने लगता है। मॉर्नियो झूठ बोलता है कि फ्रिट्ज ने सब कुछ किया। एक पागल आदमी ने जेरेमी को उठाया और खुद को मार लिया।
मॉर्नियो डिक्लेयर करता है कि वो ब्लू का नया चेयरमैन बनेगा। जेन बॉम्ब लेकर दोनों ब्रदर्स को मारने वाला है कि फ्रिट्ज आर्कीबेल्ट के संदूक से उठा है और मॉर्नियो को गोली मार देता है। वो मरा नहीं था। तब सब जगह केओस हो जाता है, लोग भागने लगते हैं। जेन इस मौके का फायदा उठाता है और फ्रिट्ज को ब्रीफकेस लेने में हेल्प करता है। इसके बाद जेन जख्मी ब्लूटर्स को मार देता है। फ्रिट्ज एम्बुलेंस चुरा लेता है और रेडमोंड को भी कुचल देता है। दोनों भाई ही मारे गए हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सीन के बाद ये मूवी खत्म हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं रात में फ्रिट्ज सुनसान सड़क पे एम्बुलेंस चला रहा है। वो बहुत थक गया है और बार बार उसकी आंखें बंद हो रही है। वो जागने की कोशिश कर रहा है। तभी उससे सड़क के किनारे डेल का बार दिखता है। वो सोचता है थोड़ी देर रुकना चाहिए और वो बार के सामने गाड़ी रोक देता है। फ्रिट्ज अंदर जाता है। वहाँ डेल रिसेप्शन डेस्क पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। डेल बिना ऊपर देखे ही फ्रिट्ज को स्वागत करता है। फ्रिट्ज उसे पूछता है, क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? डेल फिर से बिना ऊपर देखे जवाब देता है, मेरे पास फोन नहीं है। फ्रिट्ज अब और ज्यादा बीमार महसूस करता है और बाथरूम जाना चाहता है। डेल उसे एक चाबी देता है और कहता है बाथरूम किस तरफ है। फ्रिट्ज दरवाजा ढूंढता है जिसपे एम लिखा हुआ है। जब फ्रिट्ज बाथरूम की तरफ जा रहा होता है, उसकी नजर डाइनिंग एरिया पे पड़ता है। वहाँ दो आदमी बैठे हैं। फ्रिट्ज पास से देखता है और शॉक में आ जाता है। ये तो जेड और मैनर्ड है, वही दो भाई जिन्हें फ्रिट्ज ने खुद मारा था। ये देखकर फ्रिट्ज घबरा जाता है और जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। बाहर डेल अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा है। कैमरा उसका चेहरा दिखाता है। उसकी आंखें नहीं हैं, बस खाली जगह है। फिर डेल धीरे से अपनी डेस्क के नीचे हाथ डालता है और एक फोन निकलता है। बाथरूम के अंदर फ्रिट्ज वॉश बेसिन के सामने खड़ा है। अचानक उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है। घबराकर वो अपनी मेडिसिन की बोतल निकलता है और उसमें से बहुत सारी टैबलेट्स निकलकर खाता है। बोतल देखते वक्त उसे कुछ अजीब लगता है। वो बोतल का लेवल उठा देता है और नीचे असली लेवल दिखता है जिसपे लिखा है एमेसिस ब्रांडेड डायज़ेपम। फ्रिट्ज हैरान होकर मिरर में देखता है। मिरर में उसके पीछे एक धुंधला ग्रे कलर का आदमी खड़ा दिखता है। उसी वक्त एक टॉयलेट फ्लश होने की आवाज आती है। फ्रिट्ज घूमकर देखता है। बाथरूम स्टॉल का दरवाजा खोलता है और आर्कीबेल्ट बाहर आता है। वही आर्कीबेल्ट जो मर चुका था। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फ्रिट्ज के बगल वाले बेसिन पे आता है और हाथ धोने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। आर्कीबेल्ट फ्रिट्ज की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान देता है, फिर हल्का सा हंसता है और चला जाता है। तभी कोई और बाथरूम में आता है। कैमरा नहीं दिखाता कौन है, लेकिन फ्रिट्ज उस आदमी को पहचान जाता है। उसके चेहरे पे अचानक खुशी आ जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर आवाज आती है, फ्रिट्ज। ये जेरेमी की आवाज है। लेकिन ये सब सिर्फ फ्रिट्ज के दिमाग में चल रहा है। असली में क्या हुआ? ग्रीन सड़क पे आ जाती है। वहाँ एक टूटी हुई एम्बुलेंस एक पोल से टकराई पड़ी है। फ्रिट्ज उस एम्बुलेंस के अंदर मरा पड़ा है। उसका एक्सीडेंट हो गया था। ब्रीफ केस सीट पे पड़ा हुआ था। उसके अंदर एक चमकी हुई लाल बल रखी है। ये वही मिस्टीरियस चीज है जिसके लिए सब लड़ रहे हैं। अब स्क्रीन रिस्पॉन्ड मशीन पे शिफ्ट होती है। मशीन आग में जल रही है, लेकिन फिर भी चल रही है। धीरे धीरे मशीन का दरवाजा उठता है। अंदर ड्यूएन और आग के बीच एक आदमी का फिगर खड़ा दिखता है। शायद ये फ्रिट्ज है। मशीन ने उसे वापस लाया है। क्रेडिट शुरू होने से पहले एक आखिरी इमेज दिखती है। फ्रिट्ज और जेरेमी की एक फोटो। दोनों साथ में खुश होकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी धीरे धीरे फोटो के कलर्स फेड होने लगते हैं। फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। फिर जेरेमी की इमेज गायब होने लगती है। सिर्फ फ्रिट्ज रह जाता है फोटो में। और फिर डार्कनेस फ्रिट्ज की आंखों और मुंह को कवर करने लगती है, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। अब फोटो में सिर्फ फ्रिट्ज का आउटलाइन रह जाता है और वो भी बिल्कुल अकेला। तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और हमारा मूवी यही खत्म हो जाता है। भाई अब एक सवाल रह जाता है कि एंडिंग में क्या हुआ। ऑनेस्टली भाई मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 1 नंबर, फ्रिट्ज सच में मर गया है एम्बुलेंस क्रश में।
बाथरूम वाला सीन उसका फाइनल विजन व ड्रीम था मरते वक्त। 2 नंबर, ये फ्रिट्ज रिस्पॉन्ड मशीन में लूप में फंस गया, बार बार मरता है और वापस आ जाता है। 3, डेल का बार, उसका आफ्टर लाइफ हो सकता है जहाँ फ्रिट्ज का टॉर्चर कर रहा हो। भाई तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगा, एंडिंग का मतलब क्या था? क्योंकि ऑनेस्टली मैं खुद 100% श्योर नहीं हूँ। भाई अब अभी भी सवाल रह जाता है कि फ्रिट्ज सच में मरा, क्या वह वापस आया, या ये सब सपना था? तो भाई कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। भाई क्या पसंद आएगी मुझे ही नहीं समझ आई, भाई ये फिल्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ज़रूर अगली फिल्म थोड़ी आसान सा लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।